प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डबल अकाउंट सिस्टम द्विघाता पद्धति। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ही एक चैप्टर है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको डबल अकाउंट सिस्टम के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, उसके बारे में। जैसा कि नाम है डबल अकाउंट सिस्टम, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो जैसे ही ये नाम आता है तो वो उसको डबल एंट्री सिस्टम समझते हैं। दोहरा लेखा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम यानी हर खाते को दो साइड में लिखा जाता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, ऐसा समझते हैं नाम देखते ही, क्योंकि उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम देखा है। ये वैसा ही है, डबल अकाउंट सिस्टम है, लेकिन इसका नाम डबल अकाउंट सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। कई बार हम देखते हैं परीक्षा में बच्चा जैसे ही लिखते हैं ना डबल अकाउंट सिस्टम क्या है, तो वो डबल एंट्री सिस्टम लिखना शुरू हो जाता है। तो पहले ही हमें ये समझ लेना है स्टार्ट में ही कि ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। अब प्रश्न यहाँ से शुरू होता है अगला कि ये क्या है। बच्चों, डबल अकाउंट सिस्टम क्या होता है कि जितनी भी जन उपयोगी सेवाएं जो गवर्नमेंट चलाती हैं उनके खातों को रखने के लिए क्या किया जाता है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो डबल अकाउंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है। अब प्रश्न आया सर, जन उपयोगी सेवाएं क्या है? तो उसमें सबसे पहले आपका आता है रेलवे। रेलवे कौन चलाता है? रेलवे कौन चलाता है ना? इंडियन गवर्नमेंट चलाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट रेलवे चलाती है तो वो जन उपयोगी सेवा हो गई। उसका सारा पैसा पब्लिक से आता है, सारा पैसा खर्च किस में किया जाता है? पब्लिक के लिए किया जाता है, और उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो जो भी संस्थाएं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है वो पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाती है, क्योंकि उनका जब ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलो कि अगर कोई प्रॉफिट और लॉस कमाना ही नहीं चाहता है तो ऑब्वियस है वो पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाएगा। तो ऐसी जितनी भी संस्थाएं, जिसमें मैंने कहा मुख्य रूप से जन उपयोगी संस्थाएं जिनकी होती है, जन सेवार्थ जो संस्थाएं होती है, जिसमें मैंने नाम लिया रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे, ठीक है, और विद्युत निगम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वो भी कौन चलाती है? गवर्नमेंट का होता है। बिजली उपयोगी बिजली संसाधन हो गया। इसी तरह से आपके ये जो जल, पानी, तो पानी, बिजली, रेलवे, है ना, रोडवेज, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में होती है, गवर्नमेंट उनको चलाती है। गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे से, पब्लिक की ही एसेट्स के माध्यम से पब्लिक की ही सर्विस करती है, और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं वो जिस सिस्टम से अपने अकाउंट रखती है उसे डबल अकाउंट सिस्टम कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? डबल अकाउंट सिस्टम क्या है? तो जो मैंने बोला वो यदि आपको अच्छे से याद हो गया है तो आप इसको डिफाइन कर दें, इसको कॉपी में लिख दें, यही डबल अकाउंट सिस्टम होता है। तो हमने इसमें दो आंसर दिए कि डबल अकाउंट सिस्टम क्या होता है, कौन रखता है, ये हो गया। क्यों रखता है उसका भी कारण आ गया कि भाई उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस कमाना नहीं होता है, तो इसलिए वो इस तरह से अकाउंट रखते हैं। अब यहां से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है कि डबल अकाउंट सिस्टम में हम खाते कैसे रखते हैं। तो हेडिंग है फाइनल अकाउंट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट कैसे बनता है इसमें डबल अकाउंट सिस्टम में? तो उसमें बच्चों सबसे पहले अपने बनता है रेवेन्यू अकाउंट। क्या बनता है? रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या आएगा वो नीचे फॉर्मेट हमारे पास है, वो आप थोड़ा सा देखिए। सीधा फॉर्मेट पे आ जाए, आपके पास बुक्स में भी है, मैं आपको वीडियो में ले रहा हूँ। रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, सबसे पहला हमें रेवेन्यू अकाउंट बनाना होता है। बच्चों, रेवेन्यू अकाउंट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट। किसकी तरह होता है? ट्रेडिंग अकाउंट की तरह। तो उसमें आप देखो इधर सबसे पहले लिखा है, इसने डेबिट और क्रेडिट नहीं किया पर दो हिस्से इसने भी कर दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ जनरेशन। अब कॉस्ट ऑफ जनरेशन में वो क्या कहता है? फ्यूल, ऑयल, वेस्ट वाटर, है ना, और सैलरी ऑफ इंजीनियर। कॉस्ट ऑफ जनरेशन में यानी उत्पादन करने की लागत। अब आप कहोगे सर ये फिक्स है क्या?
तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या है, सारी चीजें फिक्स होती थी, पर जो रेवेन्यू अकाउंट है उसमें फिक्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रेलवे है, तो रेलवे की अपने कॉस्ट अलग अलग होती है ना। रेलवे में होगा पटरियां लगाने का खर्चा, ट्रेन चलाने का खर्चा, यही तो होगा ना। उसी तरह से विद्युत निगम का होगा तो खंभे लगाने का, तार लगाने का, कनेक्शन देने का, मीटर का। उसी तरह से पानी का होगा तो पानी की पाइपलाइन डालने का खर्चा होगा। तो हर एक का अपना अपना कॉस्ट है। इसलिए जब रेवेन्यू अकाउंट हम बनाएंगे तो एक स्टैंडर्ड तरीका बताया है इसमें कि हमारे पास क्या है। जैसे अगर मैं इसको देखूं ना, तो ये हमारे क्या है, देखो, सेल ऑफ लाइट एंड पावर, यानी ये जो रेवेन्यू अकाउंट हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये विद्युत निगम का दिया हुआ है। अगर रेलवे का होता तो रेलवे के खर्चे और रेलवे की इनकम होती। अगर अगर ये वाटर डिपार्टमेंट का होता तो उसकी इनकम और उसके एक्सपेंडिचर होते। तो एक तो ये भी आप लोगों को समझना है कि ये हमें जो रेवेन्यू अकाउंट एज अ फॉर्मेट दिया हुआ है वो एक स्टैंडर्ड तरीका बताया हुआ है कि क्या क्या लिखते हैं। और मैंने कहा कि ये किसके लिए दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दे रखा है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या क्या खर्चे आते हैं और क्या इनकम होती है उससे रिलेटेड है। तो हर सवाल, मान लो रेलवे का क्वेश्चन होगा तो सवाल उसका बदल जाएगा। हमें सीखने के लिए सिर्फ इतना ही है कि कॉस्ट सारी डेबिट पे लिखनी है आगे की तरफ, और इनकम जिसको हम रेवेन्यूज बोलते हैं वो दूसरी तरफ आपको लिखनी है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो विद्युत जनरेट हुई, जनरेशन मतलब विद्युत बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसमें सैलरी ऑफ इंजीनियर, वेजेज एंड ग्रेचुटीज एंड रिपेयर। उसके बाद में पब्लिक लैंप्स। पब्लिक लैंप्स क्या होते हैं पता है? विद्युत निगम क्या करती है, सड़कों पे लगे होते हैं ना, खंबे लगे होते हैं। तो पब्लिक लैंप्स में क्या है, अटेंडेंट एंड रिपेयर और पेमेंट्स। समझ में आता है? रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रेंट पेएबल और रेंट एंड टैक्सेस पेएबल, किराया। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्टर रेम्युनरेशन, मैनेजर है, जनरल एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं, और ऑडिटर ऑफ द कंपनी के खर्चे हैं। फिर उसके बाद में लॉ चार्जेस में लीगल खर्चा जो उसके आता है तो वो हो गया। और डेप्रीशिएशन, लीज का, बिल्डिंग का, जो भी उसके पास है, लीज होल्ड है तो उसका डेप्रीशिएशन हो गया बिल्डिंग पे। आगे बढ़ता हूं मैं इसी में खर्चों की तरफ। तो आगे आता है स्पेशल चार्जेस में बेड डेट्स भी होता है। और ये अंतर है, नेट सरप्लस कैरीड टू नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से पी&एल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से आपके रेवेन्यू अकाउंट से नेट रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया? हमने डेबिट साइड एक बार के लिए देख लिया है सारा। अब आप इसके इनकम में आ जाओ। तो इनकम में देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। इनकम में है सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइट, लाइट के लिए। सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर, पावर के लिए। अब आप दोनों में अंतर समझते होंगे। हमारे घरों में जो आती है वो लाइट है, पर इंडस्ट्री में जब वो जाती है तो वो क्या कन्वर्ट हो जाती है, पावर, क्योंकि उसका लाइट का वोल्टेज हाई वोल्टेज होता है तो उसको पावर बोल देते हैं। सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यदि आप क्या करते हो, सेल ऑफ एनर्जी करते हो यानी बिजली बेचते हो। तो पब्लिक लाइट से जो पैसा आता है वो, ये सारी रिवेन्यूज है, इनकम है। उधर क्या थे, खर्चे थे, है ना। और इधर क्या आएगी, इनकम आएगी। अब इसको इनकम नहीं बोल के वो उसको रिसिप्ट बोल दे सकते हैं आप इसे। उसके बाद में आता है मीटर रेंट रिसीवेबल। मीटर रेंट आप लोगों को पता है, किराया। अदर आइटम्स, मिसलेनियस रिसिप्ट, सेल ऑफ एशेस, राख बेचने का। तो विद्युत निगम में क्या होता है, जब बिजली जनरेट होती है तो उसकी थर्मल, जिसको हम बोलते हैं, बिजली के कई तरीके होते हैं बनाने के, तो थर्मल पावर में एसेस होते हैं, है ना। और रिसीविंग एंड डिसकनेक्शन फीस, तो डिसकनेक्शन अगर किसी ने किया है तो उसके लिए जो चार्ज लेते हो वो। और यदि आपको घाटा हो जाता है तो नेट डेफिसिट, कमी। सरप्लस मतलब आधिक्य होता है और डेफिसिट यानी कमी होता है। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस लिखते नहीं है तो इनके शब्द भी बदल गए। जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसे सरप्लस बोल देते हैं, जब पैसा कम हो जाता है तो उसे डेफिसिट यानी कमी बोल देते हैं। ठीक है। और इसको भी किस में ट्रांसफर किया जाता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट में। तो हमारा पहला जो हमने देखा
वो आपका है रेवेन्यू अकाउंट। समझ में आया प्यारे बच्चों? आसान है ना, फॉर्मेटिंग है। आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट ऑब्वियस है, वहां से बैलेंस आगे आया रेवेन्यू अकाउंट से, तो वहां से ही ये शुरू होगा। सबसे पहले आप इसके एक्सपेंडिचर्स की तरफ नंबर 1 देखो। टू बैलेंस ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। अगर पिछले साल का कोई लॉस पड़ा है तो वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा। फिर आएगा नंबर 2, टू नेट ऑपरेशन डेफिसिट एज पर द रेवेन्यू अकाउंट। तो ये तो पिछले साल का लॉस है और ये इस साल जो रेवेन्यू अकाउंट से आया था वो है, तो दोनों इधर लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद में 2, appropriations applicable to the local authority license only, interest on loan capital or installment of redemption of loan capital और जनरल रेट्स। आप ये जो अपॉर्शनमेंट मतलब होता है बंटवारा करना या देना, पेमेंट्स ही है ये भी, लेकिन इसमें पेमेंट्स बदल गए। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग बताओ क्या लिखते थे हम? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते थे वो लिखते थे, पर ब्याज जो चुकाते थे वो कभी लिखा आपने ट्रेडिंग में? नहीं लिखा ना। उसको हमने कहाँ लिखा? P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट की तरह है। इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो वो इसमें आएगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें आ गया, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन का, लोन की जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो वो आ गया, और जनरल रेट्स आ गया। कोई भी रेट्स मतलब कोई भी आपके इंटरेस्ट लग रहा है तो सारे। फिर उसके बाद में टैक्स, टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉफिट पेड। और कई जगहों पे यदि आपने टैक्स पे किया है तो वो। फिर टू इंस्टॉलमेंट रिटर्न डाउन इन द रेस्पेक्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इंस्टॉलमेंट रिटर्न डाउन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब एक तरीके से ये डेप्रिसिएशन ही होता है। क्या कहा है इसने? इंस्टॉलमेंट देना है, रिटर्न डाउन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल जो दिखती है, इनटेंजिबल जो नहीं दिखती है। नहीं दिखती मतलब गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, उसके लिए जो पेमेंट करते हो वो उसका इंस्टॉलमेंट है। छठा पॉइंट 2, इंस्टॉलमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हो गया, नाम बड़ा है। फिर उसके बाद में 2, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द कंटीजेंट रिजर्व्स। अगर कोई रिजर्व बनाना है तो इसमें भी रिजर्व बनता है, कंटीजेंट रिजर्व हो गया। फिर 8वां पॉइंट देखें, 2, अपोर्शन ऑफ टैरिफ एंड डिविडेंड्स कंट्रोल रिजर्व। अगर आपने टैरिफ और डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व में कुछ पैसा डाला है तो वो आ जाएगा। टैरिफ मतलब किराया होता है बच्चों, किराया कंट्रोल करने के लिए जो होता है। फिर टू अपोर्शन टू कंज्यूमर रिबेट रिजर्व। कंज्यूमर को कोई रिबेट देते हो, छूट देते हो, तो उसका अगर कोई रिजर्व बना रखा है। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रिबेट की आवश्यकता होती है तो वहां रिबेट देते हो। कई बार इंडस्ट्रीज को भी रिबेट दिया जाता है ना, तो वो भी है। टू अदर स्पेशल अपोर्शंस एज परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर सरकार ने कोई कहा है कि ये भी अपोर्शनमेंट करना है। अब आप ये सारे अपोर्शनमेंट का मतलब है कि इनका संबंध प्रोडक्शन से नहीं है। आप इसको कैसे समझ सकते हो कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो तो आएगा सारा किसमें? रेवेन्यू अकाउंट में। उसके अलावा जो भी बच गया वो सारा किसमें आ जाएगा? नेट रेवेन्यू अकाउंट। फिर उसके बाद में अपोर्शन टुवर्ड इंटरेस्ट पेड, ठीक है, डिविडेंड पेड एंड पेएबल, ये भी सारा हो जाएगा। आगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और अदर, इंटरेस्ट ऑन अदर सिक्योर्ड लोन्स। तो एक ही चीज आई है, इंटरेस्ट है, अपॉर्शनमेंट है, रिजर्व्स है, डिविडेंड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी वापस इंटरेस्ट है, यहाँ पे डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड है, सही है। इसको आपका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो बैलेंस को। ये आपका था कौन सा साइड? डेबिट साइड। अब आप देखो क्रेडिट साइड। तो पिछले साल का कोई प्रॉफिट पड़ा है तो वो सबसे पहले आ जाएगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। इस साल का आपके अगर कोई प्रॉफिट है, बाय नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एज पर द रेवेन्यू अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था वो आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट एंड ऑन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, ये रिसीव्ड है, इनकम है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इधर आ जाएगा। अदर रिसिप्ट में नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट का मतलब ऑपरेटिंग होती तब तो वो ऊपर वाले में आ जाती, नॉन ऑपरेटिंग है
तो वही इसमें आएगी। तो वो कहता है कि वो यहाँ लिखनी है। उसमें वो क्या कहता है, रेंट लेस आउट गोइंग अदरवाइज प्रोवाइडेड और ट्रांसफर फीस एक्सेट्रा स्पेशल हो गया एक्सेट्रा टू बी स्पेसिफाइड। तो कोई भी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद में बैलेंस ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये लॉस है इस तरफ यदि आता है। आसान है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड जो इसमें अकाउंट बनाया जाता है वो है पूंजी खाते पर प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये होता क्या है आप समझें। बैलेंस शीट जो हम पहले बनाते थे ना, उस बैलेंस शीट के दो टुकड़े कर देते थे, टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका हो जाता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, एक तो ये हो जाता है, और एक हो जाता है जनरल बैलेंस शीट। दो हिस्से करते हैं। अब आप कहोगे सर दो हिस्से में करना क्या है, तो ये जो पहला हिस्सा होता है ना, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, इसमें आपके सारी फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज आ जाती है, समझ गए। और जो जनरल बैलेंस शीट है, जो दूसरा हिस्सा होता है बैलेंस शीट का, उसमें आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ जाती है। क्योंकि देखो इसने क्या लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, और लॉन्ग टर्म में कौन आता है, फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज। तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा वो फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज को ले लेगा। और जो जनरल बैलेंस शीट बनेगी चौथा, मैंने अभी क्या बोला, बैलेंस शीट के दो टुकड़े होते हैं, एक तो ये रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और एक होता है जनरल बैलेंस शीट। तो एक में तो फिक्स सारे आ जाते हैं, एक में करंट सारे आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट के ही दो टुकड़े हैं, पुरानी जो बैलेंस शीट आप लोग जानते हो उसके लिखने का तरीका बदल जाता है। वो क्या है वो भी देखें। हेडिंग आपने देखी क्या है, इसकी टेबल स्पेशल होती है इसलिए ध्यान से देखें। स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो एक तो ये बात हमेशा याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि कभी शब्द लिखा है, इसका मतलब ही ये है फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज। अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो वो एक्सपेंडिचर होता है ना। आपने मान लो 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो ये एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे कौन सा एक्सपेंडिचर बोलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही है ना। और रिसिप्ट क्या है, जब आप लोन लेते हो, 10 लाख रुपए लोन लिया, तो ये रिसिप्ट है। कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए मैंने कहा कि ये फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज को शो करता है। लिखने का तरीका इसमें क्या है वो देखो। इधर लिखा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एसेट्स, अपोजिट हो गया ना। और रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज। कौन सी, ये फिक्स एसेट्स है और ये फिक्स लाइबिलिटीज है। अब आप इसको आराम से समझ जाएंगे। क्या लिखता है सबसे पहले, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स में आप लोगों को पता है क्या आता है, पेटेंट, कॉपीराइट और ये सारी चीजें आती है ना। तो वो कहता है प्रिलिमिनरी एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, अदर एक्सपेंसेस, है ना। उसके बाद में वो कहता है ये इतना है। अब इसमें तीन कॉलम क्या दे रखे हैं वो समझो थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल तक आपने इसमें कितना खर्च कर रखा था। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 लाख। फिर है एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, आपने इस साल कितना खर्च किया इस पे, मैंने कहा 5 लाख। तो टोटल एक्सपेंडिचर अब तक कितना हो गया, 15 लाख। तो लिखने का तरीका भी इसमें ये स्टेटमेंट में रहता है, तीन अमाउंट के कॉलम होते हैं, पिछला, इस साल का और टोटल, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है लैंड इंक्लूडिंग लॉ चार्जेस इंसिडेंट टू द एक्विजिशन, अगर कोई लीगल खर्चा लॉ के लिए एक्सपेंडिचर है तो वो। अब आपकी ये सारी चीजें देखो वही है नॉर्मल, बिल्डिंग, प्लांट, मेंस एंड सर्विसेज, पाइप्स। अब देखो ये जैसे ही हम सवाल चेंज हुआ ना, स्टेटमेंट चेंज हुआ, ये किसके लिए दे रखे हैं, मेंस, सर्विसेज, पाइप्स, वाटर सप्लाई विभाग आ गया। पाइप किस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होता है, ये वाटर सप्लाई में है। तो ये बदलते रहते हैं, अपना अपना बैलेंस शीट अलग अलग हिसाब से। मेंस मतलब पानी की लाइनों को बोलते हैं, ठीक है। सर्विस लाइन होती है, मेंस लाइन होती है, फर्नीचर, मीटर,
जनरल इक्विपमेंट, ये सारी एसेट्स हैं बच्चों, है ना, और अदर आइटम्स। तो सारी एसेट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया, पिछला, इस साल का और टोटल, इधर बन जाएगा। और आप देखिए ये सारी की सारी क्या चीज थी, फिक्स एसेट्स थी ना, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं। अब आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट में देखो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स में फॉरफिटेड शेयर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, अदर रिजर्व हो गया। लोन कैपिटल में डिबेंचर हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, एडवांसेज हो गया और कैपिटल रिसिप्ट हो गया। इसमें भी वही सेम तरीका है, जैसे मान लो आपके शेयर कैपिटल पहले 10 लाख थी तो लिख देंगे, अब 5 लाख है लिख देंगे, टोटल 15 लाख लिख देंगे। तो ये लिखने का तरीका वही। अब इसमें आप देखो कहीं पे भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का नाम ही नहीं है, यानी हमने बैलेंस शीट का एक हिस्सा अलग कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। सही है, आसान है, फॉर्मेट याद हो रहा है ना। अब उसके बाद में चौथा पार्ट शुरू होता है, उसका नाम है जनरल बैलेंस शीट। मैंने कहा ना बैलेंस शीट के 2 टुकड़े हो गए, तो चौथा हुआ जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट में क्या आता है, वो ये रहा आपके साथ, जनरल बैलेंस शीट। अब जनरल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज वापस इधर आ गई और इधर एसेट्स आ गए। सबसे पहले बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। वो ऊपर जो हमने बनाई थी ना बैलेंस शीट, उसका बैलेंस सबसे पहले आ जाता है इधर, ठीक। अब उसके बाद में वो बैलेंस क्यों लिया, क्योंकि वरना ये बैलेंस शीट मिलेगी नहीं, वहां पे अंतर आएगा, वो अंतर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर होगा तो बैलेंस शीट मिलेगी। इसलिए ये सबसे पहले तो हमें वो वहां से अंतर लाना है। क्या लिखा है, बैलेंस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस आ गया इधर। अब इसमें देखो हेडिंग क्या आई बताओ, इधर करंट एसेट्स और इस तरफ आपके क्या है, बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट। वो जो पीछे आया था ना वहां से बैलेंस, वो भी इसी में आता है, कौन सा, नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, और वो सारा हो गया। अब आता है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, ये हेडिंग यहाँ पे आ जाती है। तो ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है, नेट रेवेन्यू अकाउंट, एक बैलेंस तो ये आ गया। ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है, ऊपर जो बैलेंस शीट बनाए थे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट से, दोनों आ गए ना, वो आएंगे तभी तो ये मैच करेगा। अब ये पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी, इधर आपके करंट लायबिलिटीज में सारी आ जाएंगे, इधर आपके करंट एसेट्स में सारे आ जाएंगे। जब दोनों की टोटल लगाएंगे तो ये दोनों तरफ बराबर आपके आ जाएगी। बस ये इतना ही आसान। करंट एसेट्स में वही सारे नाम होंगे जो पहले होते थे, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ये सारी। इस तरफ आपके क्रेडिटर, कंज्यूमर सिक्योरिटी, डिपॉजिट, अकाउंट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे आ जाएंगे। कोई दिक्कत कर, 4 अकाउंट आप लोगों के बने, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला आपका इसमें हम अकाउंट बनाते हैं रेवेन्यू अकाउंट। ये इसमें आपके ऑपरेटिंग पार्ट आता है, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। सेकंड हमने इसमें बनाया नेट रेवेन्यू अकाउंट, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग पार्ट होता है। तीसरा हमने बनाया बैलेंस शीट, जो पुरानी स्टाइल में हम बनाते थे उसी का ही हिस्से 2 हो गए, एक रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और एक हो गया जनरल बैलेंस शीट। ये 4 चीजें हमने टोटल इसमें ली हैं। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, ये आपका चौथा पार्ट। कोई दिक्कत है? अब एक बार वापस रिकॉल के लिए अगर हम बात करें तो इसमें मैंने कहा ऑपरेटिंग पार्ट आता है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, याद रख सकते हैं। नेट रेवेन्यू अकाउंट P&L अकाउंट की तरह होता है ना,
और इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, इंटरेस्ट पेमेंट आता है, डिविडेंड पेमेंट आता है, अप्रोप्रिएशन आता है, डेप्रिसिएशन आता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। इनकम में कोई जनरल रिसिप्ट हो तो आ जाता है। अब अगला पार्ट, इसका बैलेंस इसमें ट्रांसफर होता है, सही है, किसमें, रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस किसमें ट्रांसफर होता है, नेट रेवेन्यू में, और नेट रेवेन्यू का बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है जनरल बैलेंस शीट में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और बैलेंस शीट, उसके बाद में हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, तो हमने कहा कि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनके हम तीसरे स्टेटमेंट दो हिस्से कर देते हैं बैलेंस शीट के। एक हिस्सा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट कहलाता है, इसमें आपके फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज आती है पुरानी स्टाइल से, यदि याद रखना चाहें। और जनरल बैलेंस शीट जो है उसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आती है, और इसका बैलेंस भी किस में ट्रांसफर हो जाता है, जनरल बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। ये इतना ही फाइनल अकाउंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज होता है। इसमें कौन कौन सी कंपनीज के आ सकते हैं, रेलवे, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होते हैं, इन लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं वो इस पैटर्न पे तैयार किया जाता है। तो इस सवाल में आपका पहला पार्ट जो है वो यही है, फाइनल अकाउंट हो गया, और किसका, फाइनल अकाउंट अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट। फिर बच्चों अब आता है इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो ये था डबल अकाउंट में कि हमें फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज अंडर डबल अकाउंट सिस्टम क्या होते हैं वो हमने देखे। अब हमारा सेकंड पार्ट यहां से शुरू हो जाता है। सेकंड पार्ट आता है कि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापना का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। किसका रिप्लेसमेंट कर रहे हो, फिक्स एसेट्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम पहले क्या करते हैं कि कोई पुरानी बिल्डिंग हटाते और उसकी जगह पे नई बिल्डिंग बनाते हैं, तो पुरानी बिल्डिंग का हम क्या करते हैं कि खाता बंद कर देते हैं, और नई बिल्डिंग बनाई तो उसके लिए नई बिल्डिंग का खाता खोल लेते हैं। सामान्यतः अकाउंट में ऐसा ही होता है कि कोई भी पुरानी एसेट्स हटाते हो तो उसका खाता बंद कर दो, नई एसेट्स बना लेते हो या ले लेते हो तो उसका खाता नया बना लो, ये होता है। लेकिन जब हम डबल अकाउंट सिस्टम में आते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, पुराना जो अकाउंट है ना उसको बंद नहीं किया जाता है, पुराना अकाउंट कंटिन्यू रहता है, और उसमें जो बदलाव होते हैं उसके कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो वो कैसे ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से होता है, वो इस हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखें इसको, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये तो आप स्टडी आप आराम से कर लें, इसका कुछ है नहीं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली होता क्या है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। तो हेडिंग समझ में आ गई बच्चों, हेडिंग क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब मैंने आपसे कहा, नई एसेट्स खरीदना पुरानी के स्थान पे। रिप्लेसमेंट शब्द यही होता है ना, एक पुराना मोबाइल था उसको हमने हटाया, उसकी जगह पे नया ले लिया, एक पुराना घर था उसको तोड़ाया उसको नया कर लिया, यही तो होता है। तो उसी तरह से अगर ये जो रेलवे है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे है, एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेलवे का एक पुराना स्टेशन बना हुआ था, उसको लगा कि ये स्टेशन अब बड़ा करवाना है, तो उन्होंने पुराना स्टेशन तोड़ा और उसकी जगह पे अब बड़ा नया स्टेशन बना दिया। तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट है। विद्युत निगम ने अपने क्या कर रखे थे कि एक बिजली घर का पूरा सेटअप लगा रखा था, फिर उसको लगा कि नहीं अब ये छोटा पड़ने लगा है, तो उन्होंने पुराने वाले को हटाया और उसकी जगह पे नया बना लिया। पानी की टंकी पुरानी खराब हो गई थी, उसको तोड़ दिया, उसकी जगह पे नई बना ली। मैंने तीनों ही एग्जांपल उन्हीं कंपनियों के लिए जिनमें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन लोगों के जब अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो ये पुराने अकाउंट्स को बंद नहीं करते हैं, पुराना अकाउंट को ही कैरी ऑन करते हैं आगे। तो उसमें वो लिखते कैसे हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो ये पार्ट है। हेडिंग समझ में आई बच्चों। अब हम शुरू करते हैं, इसको कैसे किया जाता है देखते हैं। फिर बच्चों जो रिप्लेसमेंट है, पुरानी संपत्ति को
नई संपत्ति में कन्वर्ट करना या पुरानी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति लगाना, तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो एक बार आप थोड़ा सा समझें। जैसे हमारे नया प्रोजेक्ट हमने लगाया, पुराना रेलवे स्टेशन था उसको हमने हटाया, उसके जगह पे नया रेलवे स्टेशन बड़ा बनाया, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। देख रहे हो ना? पहला हिस्सा कहलाता है करंट कॉस्ट, जिसको हम रेवेन्यू कॉस्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो जाता है कैपिटल कॉस्ट, पूंजीगत लागत, यानी आयगत लागत और पूंजीगत लागत, दो हिस्सों में बांट दिया। अब प्रश्न है सर रेवेन्यू कॉस्ट होता क्या है या करंट कॉस्ट क्या होता है, तो वो देखो यहां पे मैंने लिखा है, करंट कॉस्ट का मतलब होता है पुरानी एसेट्स को यदि आज बनाया जाता तो लगने वाली लागत। ये मैंने पर्टिकुलरली हिंदी में इसीलिए लिखा है, इसे आप आराम से समझ जाएंगे। पुरानी एसेट्स, जैसे मान लो हमारे पुरानी एक बिल्डिंग थी, वो जर्जर हो गई है, जैसी है, उसमें 5 कमरे थे। अब मान लो वो ही बिल्डिंग, चूंकि वो 50 साल पहले बनी हुई थी, आज 50 साल बाद में अगर हम वो ही बिल्डिंग वापस सेम वैसी ही बनाते हैं तो क्या लागत अधिक लगेगी? तो आप कहेंगे हाँ सर, 50 साल पहले पैसा कम लगा था, उस समय 10 लाख में बन गई थी। आज वही चीज दोबारा से अगर आप बनाना चाहेंगे तो कम से कम 15 लाख या 20 लाख में बनेगी, 50 लाख में बनेगी, जो भी उसकी रेट है। ऑब्वियस है, पुरानी जो एसेट्स थी उसको यदि आज बनाया जाता तो उस पे क्या कॉस्ट आती, वो कहलाती है करंट कॉस्ट। समझ में आया? अब इसका आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये बात भी, उसमें लिखा होगा कि जैसे पहले अगर मान लो कोई चीज 100 थी तो अब वो 250% बढ़ गई है। इसका मतलब जहां पे पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे वहां पे 250 रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी 2.5 गुना हो गई है। तो अगर पहले 50 लाख लगा था तो अब उसका 2.5 गुना लगेगा। आ रही है बस? तो रेवेन्यू कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, करंट कॉस्ट बोलते हैं, उसका मतलब समझ में आया? पुरानी एसेट्स को यदि आज बनाया जाता तो लगने वाली कॉस्ट, ये करंट कॉस्ट कहलाती है। हो गया? इसकी हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में आता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? जो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी, ऊपर हमने लिखा था यहाँ पे, उस टोटल कॉस्ट में से ये वाली कॉस्ट घटा दो, करंट कॉस्ट घटा दे, तो जो शेष बची वो क्या कहलाती है? कैपिटल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है? ये बात क्या कहलाती है? कैपिटल कॉस्ट। दो हिस्से हो गए। इन दो हिस्सों में जो करंट कॉस्ट होती है उसे रिप्लेसमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? रिप्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ जो भी रिप्लेसमेंट, और जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो नया पैसा लगाया, सही है ना, नया पैसा, एक्स्ट्रा पैसा लगाया। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे अभी तक कि हम 5 कमरों का हिसाब पुराना था, पर नया जब हमने बनाया तब 7 कमरे बनाए, तो 5 कमरों की जो नई लागत है वो तो हो गई आपके करंट कॉस्ट, लेकिन 7 कमरे बनाए इसका मतलब कुछ कमरे एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो गया? पूंजीगत खर्चा हो गया। इसीलिए उसको कैपिटल कॉस्ट कहा, और उससे किस में ट्रांसफर किया जाता है? वर्क्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये बस इतना ही मूल इसका कंसेप्ट है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आसान है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देख रहे हैं जो रिप्लेसमेंट अभी हमने समझा, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हम देख रहे हैं इसमें 1 नंबर पे, वो है नई संपत्ति पर व्यय की गई राशि से। आपने जो नई संपत्ति में जितना भी पैसा लगाया उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तो उसकी जर्नल एंट्री होती है वर्क्स अकाउंट डीआर, रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। अभी हमने सीखा है ना? वर्क्स में कौन आता है? कैपिटल कॉस्ट आती है ना बच्चों, ये देखो पूंजीगत व्यय। और रिप्लेसमेंट में कौन सा आता है? करंट कॉस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो करंट कॉस्ट। दोनों आ गई, दोनों मिला के क्या बनती है? टोटल कॉस्ट, तो वो हो गया टू बैंक। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? जितना भी आप खर्च करते हो, खर्च की गई राशि से। सेकेंड एंट्री, पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नकद बेचने पर। अब मान लो पुरानी बिल्डिंग हमारी थी, उसको तोड़ा, तो उसमें ईंटें निकली थी, कुछ सामान निकला होगा, पहले लोहे के वो गाटर लगते थे,
अब आरसीसी बनता है, तो पुरानी चीजें बेची हमने। वो कहता है पुरानी संपत्ति की किसी भी सामग्री को बेचने से कोई पैसा यदि आता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत है? नंबर 3, थर्ड एंट्री है पुरानी सामग्री को नई संपत्ति के निर्माण में प्रयोग करने पर। पुरानी ईंटें थी, वो अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि उसको वापस रीयूज कर लेते हैं। तो अगर कोई भी सामग्री आप वापस उपयोग में लेते हो तो उसकी एंट्री होगी वर्क्स अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। आसान है। और उसके बाद में चौथी एंट्री पुनर्स्थापना खाते यानी रिप्लेसमेंट अकाउंट के शेष को हस्तांतरित करना। रिप्लेसमेंट अकाउंट बन रहा है, लगातार डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, तो अगर उसका कोई भी बैलेंस है तो उसको किस में ट्रांसफर करेंगे? रेवेन्यू अकाउंट में। तो रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ये डिफरेंस से आएगी, ऊपर जो एंट्रियां करी है ना उसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस से ये एंट्री होगी। और उसके बाद में लास्ट 5वां, यदि पूरी राशि संवर्धन रिप्लेसमेंट में ही व्यय की गई हो, पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट ही हुआ हो, तो वर्क्स अकाउंट डीआर टू बैंक हो जाएगा। एक ही एंट्री हो जाएगी, इनकर्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ द एसेट्स। आपके क्या है? संवर्धन मतलब रिप्लेसमेंट में एक्सटेंशन शब्द याद रखो, इससे क्लियर हो जाएगा। अब मान लो पुराना तो एज इट इज पड़ा था घर, उसमें हमने एक कमरा और बनाया, तो ये सारा का सारा कौन सा खर्चा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो वर्क्स अकाउंट डीआर टू बैंक हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो बस ये इतनी जनरल एंट्री है। थियोरिटिकल पार्ट बच्चों इस चैप्टर का यहीं पे समाप्त होता है। 2 हिस्से में पूरा चैप्टर डिवाइड था, पहले फाइनल अकाउंट और दूसरा रिप्लेसमेंट। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करना, किताब से पढ़ के आना। अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।